बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट किया था, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को कहा था हमने कि तमाम तरह के रिसोर्सेज का ख़जाना जो है वो हमारी एनवायरनमेंट है, और फिर इन रिसोर्सेज को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया था, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमने कहा था नॉन एग्जॉस्टेबल, यानी ख़त्म ना होने वाले, कि एक नेचुरल साइकिल मौजूद है जो उनकी रिसाइकलिंग करता रहता है और वो कभी ख़त्म नहीं होते। दूसरी टाइप नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, जो कि एग्जॉस्टेबल हैं या ख़त्म होने वाले हैं। उनमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स वगैरह की बात की थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारा टॉपिक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज अभी हमने बात की कि उन्हें कहा जाता है जो रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते और वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन, या देयर इज़ अ नेचुरल साइकिल विच मेक देम रीयूजेबल, यानी नेचुरली जो है वो उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है और वो चीज़ें बनती रहती हैं, साफ़ होती रहती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ शामिल थी। तो आज हम पढ़ेंगे एयर। एयर के बारे में पहले भी आप कुछ हद तक पढ़ चुके हैं कि एयर का एक थिक ब्लैंकेट जो कि तकरीबन 10 to 50 किलोमीटर जो है, या यूं कह लें कि हमारी ज़मीन से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक जो है या उससे भी आगे एक ब्लैंकेट या कवर, ब्लैंकेट से मुराद यहाँ पर कवर है, एटमॉस्फेयर का मौजूद है, यानी वो जगह जहाँ पर हवा मौजूद है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारी पूरी ज़मीन के गिर्द पाया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं और वो गैसेस जो है वो कौन कौन सी हैं और उन्हें हम क्या नाम देते हैं। तो इसकी कंपोजिशन जो है वो एयर की गैशियल कंपोजिशन कह सकते हैं कि वो गैशियस कंपोजिशन क्या है कि 20% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, उसमें 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और बाकी ट्रेस या ट्रेसेस बहुत ही माइनर क्वांटिटी में इनर्ट गैसेस मौजूद हैं। इनर्ट गैसेस आपने केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 18 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो है वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, जिनकी एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह है। और इसके अलावा जो है वो वाटर वेपर्स भी जो है वो मुख्तलिफ मिकदार में एयर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो एयर है इसका क्या रोल है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स एक्सेप्ट जो है वो इनर्ट गैसेस सर्कुलेट करते हैं नेचुरल साइकिल में और सर्व करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फूड एंड अदर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स। अब ऑक्सीजन के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो तमाम जानदार कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है या रिएक्टेंट है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जितने भी प्रोटीन्स हैं और इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन, उसमें मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं जैसे हार्मोन्स थे, एंजाइम्स थे, और इसके अलावा कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में जो है वो नाइट्रोजन की जो है वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लिविंग सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, जो एयर के अंदर मौजूद हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की शक्ल में। अब इस एयर को जो है वो इंसान अपनी एक्टिविटीज से किस तरह से पोल्यूट या ख़राब कर रहा है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एयर और एयर पोल्यूशन। एयर जो है वो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा, और दूसरी जो चीज़ इसको डिटीरियोरेट कर रही है वो ऑटोमोबाइल्स हैं।
तो मेन जो पोल्यूशन का काज है वो इंडस्ट्री है, और सेकंड लेवल पर ऑटोमोबाइल्स। तो इनसे निकलने वाला सारा धुआं, गैसें जो हवा में शामिल हो रही हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को ख़राब कर रही हैं और उसको डिटीरियोरेट कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। अब पोल्यूशन के तौर पर या पोल्यूटेड एयर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिन्हें हम सल्फर जो है वो NO2, NO3, SO2, SO3 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड बनाते हैं बाद में वाटर वेपर्स के साथ मिलकर। कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से डेंजरस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत पॉइजनस गैस है कि अगर एयर के अंदर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो तो वो इंसान को 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर सकती है। यानी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है उस एयर के अंदर जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी या परसेंटेज 1% मौजूद हो। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है? हमने कहा इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज, फर्नेसेस और ऑटोमोबाइल्स के अंदर जब फ्यूल बर्न किया जाता है, स्पेशली लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब इस पोल्यूशन के जो है वो क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी एनवायरनमेंट पर? इसमें ख़ास तौर पर 3 मेन इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस हैं एयर पोल्यूशन की, यानी जो ऑब्जर्वेबल कंडीशंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इनकी वजह से, वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहा जाता है। इनकी डिटेल जो है वो इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और कुछ हद तक आप मैट्रिक में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब वाटर की बात करेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल, उसमें दूसरा अहम सोर्स है वाटर। वाटर के बारे में भी पीछे हमने पढ़ा कि हमारी ज़मीन पर तकरीबन 71% वाटर है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% उसको कहा जाता है कि सी वाटर है, और जो है वो 1% फ्रेश वाटर है, 2% ग्लेशियल वाटर है। तो ये सारा वाटर जो ज़मीन पर मौजूद है वो तकरीबन 70% और बाकी 30% जो है वो ड्राई लैंड है। और ये वाटर सॉइल के अंदर मौजूद है और एयर में जो है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में पाया जाता है। अब वाटर जो है वो हमारे लिए किस तरह अहम है? आपको पता है कि तमाम जानदारों की कंपोजिशन और उनकी खुराक, उनकी ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें तमाम जो है उनके बनाने में जो है वो पानी का इस्तेमाल होता है। तो इंसान या जानदारों की बॉडी के अंदर तकरीबन 70 to 90% जो है वो बॉडी वेट का हिस्सा वाटर है। और अब ये जो हम कह रहे हैं कि 70% वाटर ज़मीन पर मौजूद है और 30% ड्राई लैंड है, तो उसमें से 70% में से 97% वाटर जो है वो ओशन या सी वाटर है। 2% जो है वो फ्रोज़न आइस कैप्स यानी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, या यूं कह लें कि बर्फ़ से बने हुए पहाड़ जिन्हें ग्लेशियर्स भी कहा जाता है, वो 2% वाटर जो है वो रखते हैं। और 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर की शक्ल में लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स यानी झीलें, नदियाँ, दरिया, तालाब, इनके अंदर पाया जाता है। फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर को हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ओशियनिक वाटर या सी वाटर जो है उसमें 1 to 2% सॉल्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स की, तो इसीलिए उसको सॉल्ट वाटर या सेलाइन वाटर कहा जाता है। जबकि फ्रेश वाटर में बहुत कम परसेंटेज होती है या कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट्स की, तो इसलिए उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। अब ये तो हो गई उसकी जो है वो कहाँ पाया जाता है, यूज़ क्या है वाटर का, यूज या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो है वो हम कह सकते हैं।
तो मेन यूज़ ऑफ वाटर जो है वो आपको पता है कि हमारा डोमेस्टिक यानी घरों में इस्तेमाल होना, और इंडस्ट्रियल यूजेज है, और उसके बाद इरिगेशन। तो इन तीनों में से जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो है वो ओनली 10%, और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर की परसेंटेज 90% है। तो जो पानी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो आपको पता है कि हमारे खाना पीना खुराक जो है जितना भी फूड स्टफ है उसका रॉ मटेरियल वाटर होता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है लिक्विड डिटर्जेंट्स यानी शैम्पू, और ये हैंड वॉश वगैरह जितने भी हैं उनमें पानी की मिकदार इस्तेमाल होती है, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें वाटर है। फ्रेश वाटर जो है वो, इसके अलावा सेलाइन वाटर है, सी वाटर है। सी वाटर से जो है वो सोडियम क्लोराइड हासिल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl जो है वो आप लिखते हैं केमिस्ट्री में, और उसे टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। हमारे कुकिंग के लिए जो है यानी खाने जितने भी हैं उनमें हम नमक इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो कि सी वाटर से लिया जाता है या ड्राइव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए भी जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि क्लोरीन जो कि इसकी कंपोजिशन का हिस्सा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसको बनाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है वो पोल्यूशन इन वाटर या ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन वाटर, यानी वाटर जो है वो किस तरह पोल्यूट हो रहा है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स जो हैं वो इंतहाई टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं। जब उनको बगैर ट्रीटमेंट के वाटर में जो है वो ऐड कर दिया जाता है उनसे निजात हासिल करने के लिए या उन्हें ज़ाया करने के लिए, तो ये उस पानी में जिसमें इन्हें शामिल किया जाता है वहाँ पर नेचुरल जो वहाँ का फ्लोरा और फाना है वो अफेक्ट होता है। फ्लोरा और फाना जो है वो हमने कहा था कि रीजनल प्लांट्स जो हैं वो फ्लोरा कहलाते हैं और रीजनल एनिमल्स जो हैं वो फाना कहलाते हैं। अब पानी के अंदर हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि बहुत सारी लाइफ होती है, और ख़ास तौर पे जो है वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 50% फोटोसिंथेसिस जो है वो ये एक्वेटिक लाइफ परफॉर्म करती है, और डिकम्पोजर्स जो है वो इंतहाई ज़रूरी हैं रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल्स के जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, और कंज्यूमर्स जो है वो उस लिंक या उस जो है वो नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स इंडस्ट्री से जो है वो इमिट आउट होते हैं उसमें इफ्लुएंट्स भी शामिल हैं, उसमें गैसेस भी शामिल हैं। तो जो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में इफ्लुएंट्स हैं वो वाटर में ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो उसकी प्योरिफिकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसको प्योरीफाई कर रहे थे वाटर को उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से रिवर वाटर जो है उसको ये वेस्ट मटेरियल्स डिग्रेड कर रहे हैं, और एक्वेटिक लाइफ पर इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं कि वो ख़त्म हो रही हैं। और अगर मुसलसल इसी तरह से जो है वो ये सिलसिला जारी रहा वाटर को डिटीरियोरेट या पोल्यूट करने का, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पानी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस्तेमाल के लिए ज़रूरत के लिए जो है वो इसकी हमारे पास मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह से प्योर वाटर की शॉर्टेज जो है वो हो जाएगी, और इसके साथ साथ एयर की भी जो है वो इसी तरह प्योर एयर जो है वो हमारे लिए पास अवेलेबल नहीं होगी। तो इसको अगर हमने वाटर पोल्यूशन से प्योर वाटर को बचाना है तो उसके लिए
हमारी आवाम को, हमारे लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स दी जाएं कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें और टॉक्सिक मटेरियल्स स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट और डिस्चार्ज मटेरियल्स जो है वो उनको वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड ना किया जाए, ताकि ज़्यादा अरसा तक जो है वो ये साफ़ सुथरा रहे और हम अपनी इंसानी और तमाम जानवरों की ज़रूरियात के लिए जो है वो उसे इस्तेमाल किया जा सके। थैंक यू सेकंड ईयर। अल्लाह हाफिज़।